काली बहू के 4 आशिक और सास परेशान। अरे कुलच्छनी, कल मुंही कहेंगी, तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया। मैं तो चाहती हूँ कि तू जल्दी से जल्दी इस घर से चली जाए। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। ओ कम ऑन मॉम, आप एक ऐसी टिपिकल टाइप की बातें कर रही हो। अरे वो तो भगवान का शुक्र है कि तू काली है। अगर भगवान ने तुझे गोरा बनाया होता तो पता नहीं कितने यार बनाकर घूमती। अब शादी नहीं हुई है तो शादी से पहले अपनी जिंदगी के थोड़े बहुत मजे तो ले लूं। आपने तो कुछ भी नहीं लिए होंगे। अरे अपना मुंह बंद रख। तो जैसी बच्चलन लड़की होने से तो अच्छा मैं बिना बेटी के ही रहती। तभी अचानक से उनके घर के बाहर कोई हॉर्न बजाने लगता है। अरे देखो देखो, आ गया लैला का मजनू आ गया। अच्छा माँ, आपको मेरी शादी करवानी है ना? अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो इस लड़के से करवा दो, मैं खुशी खुशी कर लूंगी। क्या कहा? तू सच में शादी करना चाहती है? हे भगवान, किसकी किस्मत फूटी है जो तू उससे शादी करना चाहती है? किस्मत फूटी नहीं माँ, किस्मत चमकेगी जब आपकी हीरे जैसी बेटी किसी के नसीब में होगी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हीरे का रंग काला भी होता है। रेखा अपनी माँ की जली कटी बातों को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ घूमने के लिए चली जाती है। कुछ ही दिनों में कल्याणी रोहन के माता पिता से अपनी बेटी की शादी की बात कर लेती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। अब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे सीने से तेरे जैसी बेटी का बोझ उतर गया। एक तो तू काली, ऊपर से तेरे 4 बॉयफ्रेंड के साथ एक पति मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये सुनते ही कल्याणी रेखा से कहती है, हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता तेरा। पता नहीं तेरी सास तुझे कैसे झेलेगी। ऐसे ही 1-2 दिन में रोहन की शादी रेखा से हो जाती है और रोहन रेखा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जिसके बाद कुछ दिन तक तो रेखा अपने ससुराल में अच्छे से रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर देती है। एक दिन रेखा छोटी ड्रेस पहनकर अपनी सास से छुपकर जाने लगती है, लेकिन तभी सावित्री उसे देख लेती है। हाय राम बहू, ये तूने क्या पहना है? अरे थोड़ी तो शर्म कर, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने कहाँ जा रही है तू? अरे माँ जी, आपने मुझे देख लिया। मैं तो आपसे छुप कर ही जा रही थी। मुझसे छुप कर जा रही थी तू? कहना क्या चाहती है? अरे कुछ नहीं माँ जी, दरअसल मेरी जुबान फिसल गई। मैं अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अरे तो ढंग के कपड़े पहन कर जा। क्या तेरे पास कपड़ों की कमी है या क्या चूहों के कुतरे हुए कपड़े पहनकर जा रही है? अरे माँ जी, आपको नहीं पता क्या? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। ऐसे कपड़े तो बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। अगर आपको पसंद है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे कपड़े मंगवा दूंगी। ऐसा कहकर रेखा वहां से चली जाती है, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर उसे उसका बॉयफ्रेंड रिसीव कर लेता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। ये सब पड़ोस की एक निर्मला नाम की औरत देख लेती है और सावित्री को बताने उसके घर जाती है। अरे सावित्री बहन, ये सब क्या चल रहा है? जब देखो तेरी बहू कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ बाइक पर बैठ कर जाती है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो भला? मेरी बहू क्यों किसी के साथ जाएगी? उसका पति है ना उसे घुमाने के लिए। अरे बहन, तुम कितनी भोली हो। तुम्हारी बहू रोज कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ जाती है। मैंने खुद 3 लड़कों को देखा है। सावित्री निर्मला की बातों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन निर्मला की नजर हमेशा उसकी बहू रेखा पर ही रहती है। एक दिन फिर से निर्मला उसे एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देख लेती है। इस बार निर्मला रेखा और उस लड़के की फोटो खींच लेती है। ऐसे ही वे धीरे धीरे करके रेखा की फोटो 4 लड़कों के साथ खींच लेती है। आज तो सावित्री को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। निर्मला सावित्री के घर जाती है और उसे उसकी बहू की फोटो दिखाने लगती है। क्यों सावित्री बहन, अब हुआ ना तुम्हें मेरी बातों का यकीन? अरे मैं ना कहती थी कि तुम्हारी बहू के 4 बॉयफ्रेंड हैं। ये देखो, मैं चारों की फोटो खींच कर लाई हूँ। ये भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इस काली कलूटी के इतने सारे बॉयफ्रेंड हैं। आने दो आज इसे, आज मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। जैसे ही शाम को रेखा घर वापस आती है तो सावित्री उससे कहती है, अरे बहू, जरा यहाँ पर तो आ। मुझे ये बता, तू कहाँ से आ रही है? अरे माँ जी, जाने से पहले मैंने आपको बताया तो था कि मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। तेरी पूजा कहाँ और किसके साथ चल रही है मुझको सब पता चल गया है। अब तू सब कुछ सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे मेरे बेटे से तलाक दिलवाकर तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? भला मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, मैं तुझे पूरा प्रूफ दिखाती हूँ।
सावित्री रेखा की फोटो उसे दिखाने लगती है, जिसके बाद सावित्री उससे जवाब पूछती है। अब बता बहू, आखिर ये चारों लड़के कौन हैं? अगर अब भी तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मजबूर हो जाऊंगी। अपनी फोटोज देखकर रेखा अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, अम्मा जी ने तो मेरा पर्दाफाश कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे इन्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। ये सोचने के बाद रेखा अपनी सास से कहती है, दरअसल माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। एक दिन मैंने फेसबुक पर एक लड़के से बात की। दरअसल माँ जी, वह लड़का एक माफिया गुंडा था। मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए बात कर रही थी, लेकिन उस माफिया गुंडे को मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही मुझे 3 लड़के और मैसेज करने लगे। मैंने उनसे भी टाइम पास के लिए बात की, उन्हें भी मुझसे प्यार हो गया। बाद में मुझे पता चला कि वो चारों भाई हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। क्या कहा? बहुत जान से मार देंगे? अरे ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मेरी माँ शादी कराकर मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत परेशान किया। मैं हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज करती थी। आज अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो मेरे साथ ये सब ना होता। तू चिंता मत कर बहू, मैं तेरे साथ हूँ। मैं रोहन के साथ मिलकर उन चारों गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे जरूर डलवाऊंगी। सावित्री और रेखा दोनों रोहन को उसके बारे में बताती हैं, जिसके बाद रोहन अपने वकील से सलाह लेता है। वकील के कहने पर रोहन उन चारों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देता है, जिसके बाद उन चारों गुंडों को जेल हो जाती है। रेखा, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इंसान गलतियों को सुधार ले वही सही मायने में इंसान कहलाता है। और तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। रोहन जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से रोहन अपनी पत्नी रेखा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कभी कोई रेखा के बारे में गलत बोलता तो सावित्री उसे कड़ा जवाब दे देती। सास की हुक्का पीने वाली बहू। रात का समय होता है। एक क्लब के अंदर कुछ लड़कियां बैठकर मजे से हुक्का पी रही होती हैं। अरे यार प्राची, और कब तक यहाँ हुक्का बार में बैठी रहेगी? अरे चल घर चलते हैं, नहीं गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी आज हमारी। हाँ प्राची, तेरी वजह से हमें पिछली बार भी बहुत सुनने को मिला था, लेकिन अब और नहीं। अरे तुम दोनों क्यों इतनी चैं चैं कर रही हो? इस रंगीन रात का मजा उठाओ और मौज करो। ये हुक्का भी कितनी मस्त चीज है यार, मन करता है पीती जाऊं और बिल्कुल ना रुकूं। चल प्राची, छल्ले बनाते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बनाते हैं छल्ले। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां छल्ले बनाने लगती हैं, लेकिन तभी एक औरत पीछे से आकर प्राची के बाल पकड़ लेती है और अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना शुरू कर देती है। अरे करम जली मनहूस, इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था ताकि तू इस क्लब में आकर हुक्का पीती रहे और मैं आधी रात के समय तेरे घर आने का इंतजार करती रहूं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि फिर कभी इस हुक्का बार में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी, समझी तू? माँ, आखिरी मौका दे दो इस बार। आज के बाद फिर कभी भी हुक्का नहीं पीऊंगी। आप जो कहोगे वही करूंगी, मैं वादा करती हूँ। प्राची की ये हालत देखकर उसकी सभी सहेलियां वहां से भाग जाती हैं, जिसके बाद प्राची की माँ उसे अपने साथ ले जाती है और अगले दिन सवेरे होते ही प्राची के पास आकर कहती है, ये लो प्राची, इन कपड़ों को पहनकर आधे घंटे में तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? जरा मेरे बारे में तो सोचो। बस मैंने अब सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। प्राची को न चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो रेडी होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी होने वाली सास मीना उसके देखते ही कहती है, अरे वाह रानी बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। मीना कुछ देर प्राची से बात करती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी राजीव से हो जाती है। वो अपने घर से विदा होकर राजीव के घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्राची रात को अचानक से उठ जाती है। अरे यार, बस अब हद हो गई है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जब तक 2 कस हुक्के के ना मार लूं, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो हुक्का ही नहीं है। प्राची नींद से उठकर किचन में जाती है।
क्यों ना मैं अपना फ्लेवर वाला हुक्का खुद ही बना लूं। ऐसा सोचकर प्राची रसोई से कुछ सामान इकट्ठा करके अपने घर की छत पर ले जाती है और वहां बैठकर आराम से अपना हुक्का बनाती है और उसके कश मार मार कर हुक्के का आनंद उठाती है। हाय क्या जिंदगी थी मेरी, जब मैं हुक्का पिया करती थी और मेरी सभी सहेलियां मेरे साथ हुआ करती थी। प्राची अपने हुक्के वाले दिनों को याद कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव नींद से जाग जाता है और अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी प्राची को न देखकर घबरा जाता है। अरे ये प्राची कहाँ गई? वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो सबसे पहले रसोई में जाता है और उसके बाद गार्डन में। अरे ये प्राची कहाँ गई इतनी रात को? कहीं छत पर तो नहीं है? क्या पता खुली हवा खाने के लिए चली गई हो। एक बार देख कर आता हूँ। राजीव उसे छत पर देखने के लिए चला जाता है, जहां उसे प्राची नजर ही नहीं आती। जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर प्राची को सोता हुआ देख हैरान रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? प्राची तो कमरे में ही है और सो भी रही है। बेचारा राजीव परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, प्राची नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है, जिसे देखते ही राजीव उससे कहता है, अरे प्राची, क्या तुम रात के समय नींद से उठकर कहीं गई थी क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता ही है मैं दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ। एक बार सोने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सी दुनिया में पहुँच गई। ये सुनने के बाद राजीव अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे ही नींद में होश नहीं था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। वहीं प्राची भी अपने मन में सोचती है, ओहो बाल बाल बच गई। अगर रात को मैंने छत से राजीव जी को गार्डन में देखा नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा सोचकर वो अपना काम करने लगती है, जिसके बाद राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी प्राची की सास मीना उसे अपने कमरे में बुलाती है। अरे बहू कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अब इस बुढ़िया को क्या हुआ? कहीं इसने मुझे रात को हुक्का पीते हुए तो नहीं देख लिया? अरे बहू जिंदा है ना? क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? आई माँ जी। जैसे ही प्राची अपनी सास के कमरे में जाती है, उसकी सास कई सारे गहने लेकर बैठी होती है। अरे माँ जी ये क्या? कहीं आपने गहने बेचने का काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं बहू, ये तो हमारे खानदानी जेवर हैं। ये ले, अब तू इस घर की बहू है, इसलिए अब से ये गहने जेवर तेरे हुए। इतने सारे गहने देखकर प्राची बहुत खुश होती है। तभी उसकी सास मीना कहती है, बहू आज रात तुम दोनों की शादी का जश्न है। मैंने हमारे सभी मेहमानों को बुलाया है। इन जेवर के साथ अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। प्राची बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रात होते ही वो गहने और कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जश्न में सभी मेहमान होते हैं, यहाँ तक कि कुछ मेहमानों के लिए जश्न में हुक्का भी मंगवाया होता है। हुक्के को देखकर प्राची अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या सच में इस जश्न में हुक्का भी मंगवाया गया है? लेकिन मैं तो ये हुक्का पी ही नहीं सकती। अब क्या करूँ? मुझे हुक्का पीने का मन कर रहा है। प्राची बार बार हुक्का पीने वालों के पास जाती है और हुक्के की खुशबू सूंघ कर रह जाती है। प्राची का हुक्का पीने का बहुत मन करता है, लेकिन वो हुक्का पी नहीं पाती, जिसकी वजह से वो चुपचाप किसी तरह एक हुक्के का सामान छुपाकर छत पर ले जाती है और छत पर हुक्का पीने लगती है। अरे वाह क्या बात है, इस हुक्के को पीकर तो मजा ही आ गया। तभी उसकी सास मीना छत पर हुक्का लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद मीना प्राची को हुक्का पीते हुए देख उससे कहती है, अरे बहू तू यहाँ छत पर क्या कर रही है? और तू हुक्का भी पीती है? वो माँ जी बस यूं ही, बस मैं तो ताजी हवा खाने के लिए आई थी यहाँ। डर मत बहू, तू सच बोल, क्योंकि मैंने तुझे हुक्का पीते हुए देख लिया था। वैसे मैं भी यहाँ हुक्का पीने आई हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन ये हुक्का पीने की आदत छूट ही नहीं पाई, इसलिए छुप छुप कर यहाँ पी लेती हूँ। दोनों सास बहू का एक जैसा हाल था। उस दिन के बाद दोनों सास बहू छुप छुप कर हुक्का पीती रहती हैं। अब प्राची अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। मदनपुर के छोटे से गांव में एक अमृता नाम की गरीब औरत रहा करती थी। वह अपने घर में सिलाई करके अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमृता के 3 बेटे थे, रुपेश, जितेंद्र और मोहित। वह तीनों शहर में काम करते थे और तीनों ही शादीशुदा थे। ये देखो,
तुम्हारे पूरे महीने का काम अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो मेरी कंपनी को डुबो दोगी। मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। लेकिन सर, अगर आप मुझे जॉब से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुम्हें इस नौकरी पर रखना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। कबीर अपने ऑफिस से रुपेश को निकाल देता है। वह बेरोजगार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई जितेंद्र को भी उसका मालिक नौकरी से निकाल देता है और वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या की नौकरी के बलबूते पर रह रहा था। एक तो तुम्हारी नौकरी नहीं है और जब से शहर में आए हो तब से ही मेरे बलबूते पर रह रहे हो। अब मैं तुम्हें और कमा कर नहीं खिला सकती। चले जाओ यहाँ से। अरे ऐश्वर्या, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब तुम्हारे पास नौकरी और पैसा हो तो मेरे पास आ जाना। ऐसा कहकर ऐश्वर्या घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद जितेंद्र यहाँ से वहाँ भटकने लगता है और चलते चलते रुपेश के पास पहुँच जाता है। अरे रुपेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? रुपेश अपने साथ हुआ सब कुछ जितेंद्र को बताता है। तभी रुपेश के फोन पर मोहित की कॉल आती है। भैया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या मुझे थोड़े पैसे दे दोगे? रुपेश और जितेंद्र दोनों अपनी हालत के बारे में मोहित को बताते हैं, जिसके बाद मोहित भी उन लोगों के पास पहुंच जाता है। भैया, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हमारी माँ गांव में सिलाई करके खर्चे चलाती है और कई बार हमें भी भेज देती है। क्यों ना हम गांव में अपनी पत्नियों को ले जाएं, उसके बाद तो माँ सब कुछ संभाल ही लेगी। अरे वाह, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? ऐसा कहकर जितेंद्र अपने घर जाता है और ऐश्वर्या को गांव चलने के लिए मना लेता है। तुम चिंता क्यों करती हो? गांव जाने के बाद ना तो तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही मुझे। वहीं दूसरी तरफ रुपेश भी अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे कुछ समय के लिए छुट्टियां मिली हैं, चलो मैं तुम्हें गांव घुमा कर ले आता हूँ। अरे गांव? लेकिन गांव में मैं कैसे रहूंगी? अरे डार्लिंग, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इधर रुपेश भी अपनी पत्नी शिल्पा को बना लेता है। उधर मोहित अपनी पत्नी रचना से कहता है, अरे शहर में कुछ नहीं रखा, इससे अच्छा तो गांव होता है। मेरे साथ तुम गांव चलो, गांव में हमें कमाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे गांव में क्या पैसों का पेड़ है? अरे गांव में मेरी माँ है, उनके रहते हुए हमें कमाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ना कमाने की बात सुनते ही रचना मान जाती है, जिसके बाद रचना अपना बैग तैयार करने लगती है। तीनों भाई मिलकर गांव के लिए निकल जाते हैं। वहीं गांव में अमृता कपड़े सिलते हुए अपने आप से कहती है, पता नहीं मेरे बेटे कैसे हैं, किस हाल में हैं। काश मेरे पास एक फोन होता तो मैं फोन करके पूछ लेती। अमृता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके तीनों बेटे उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे इस वक्त कौन आया है? अमृता जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। अपने तीनों बेटों को देखकर अमृता बहुत खुश होती है और तीनों को गले से लगा लेती है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आज ही मैंने तुम तीनों को याद किया था और भगवान का करिश्मा देखो, तुम तीनों मुझसे मिलने घर पर ही आ गए। और ये तीनों लड़कियां कौन हैं? ये तीनों हमारी पत्नियां हैं माँ। जितेंद्र, रुपेश और मोहित अपनी पत्नियों से उनकी माँ के पैर छूने के लिए कहते हैं। ओहो, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुम क्या मुझे यहाँ पर अपनी माँ की सेवा पानी करवाने के लिए लेकर आए हो? हम शहर की मॉडल लड़कियां हैं, भला हम ऐसी चीजें क्यों करेंगी? अपनी मॉडर्न बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर अमृता को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। अरे अरे, क्यों उन्हें जबरदस्ती मेरे पैर छूने के लिए कह रहे हो? इनका मन नहीं है तो रहने दो। चलो बहुओं, तुम तीनों अंदर आ जाओ। मोहित, रुपेश और जितेंद्र तीनों अपनी पत्नियों को घर के अंदर ले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी बदबू आ रही है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। लगता है आज हमारा दम घुट जाएगा इस बदबू से। अरे अभी मैंने आंगन में गोबर से लीपा था, उसकी बदबू है, तुम चिंता मत करो, जैसे ही वो सूख जाएगा तो यह बदबू कम हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद अमृता अपने तीनों बेटों से कहती है, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम तीनों अपनी पत्नियों को अपने अपने कमरे में ले जाओ। ऐसा कहकर अमृता अपनी सिलाई मशीन पर पहुंच जाती है और एक के बाद एक सूट बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते वह 3 सूट बना लेती है और अपनी तीनों बहुओं को देने जाती है।
ये लो बहू, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ। ची 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 ची, ये कैसी ड्रेस है, ऐसे कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। अरे माँ जी, ये क्या, एक टेलर होने के बाद आप इतने बुरे कपड़े सिलते हैं? एक काम कीजिए, मुझे कैंची दीजिए। अमृता रचना को कैंची देती है, जिसके बाद रचना अपनी ड्रेस के साथ साथ शिल्पा और ऐश्वर्या की ड्रेस को भी काट कर छोटा कर देती है और एक छोटा ड्रेस बना देती है। अरे वाह, ये देखो माँ जी, अब हुई ना ये ड्रेस हमारे पहनने के लायक। हे भगवान बहू, ये तूने क्या किया? मेरी इतनी मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। भला ऐसे छोटे कपड़े पहनकर तुम गांव में कैसे जाओगी? अरे देखो ना जितेंद्र, तुम्हारी माँ कितनी गंवार हैं, इन्हें तो फैशन के बारे में पता ही नहीं है। अरे फैशन के बारे में तो पता तब चलेगा ना जब गांव से कभी शहर में कदम रखा होगा। लेकिन बहू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? गांव में लोग छोटे कपड़े नहीं, पूरे कपड़े पहनते हैं। अरे माँ जी, अब ऐसी गवारों जैसी बातें करना बंद करो। देखो माँ, हमारी पत्नियां शहर में ऐसे ही रहती हैं और आप तो शहर कभी गई भी नहीं हो, इसलिए आप इनके कपड़ों में दखल अंदाजी मत दो। माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए, हमें अपनी पत्नियों को खाना खिला कर लाना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अमृता अपनी अलमारी खोलती है, लेकिन उसमें सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वह अपने सोने की ज्वेलरी बेचकर पैसे इकट्ठा करती है और अपने बेटों को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी तीनों बहुएं गांव में छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अमृता के तीनों बेटे गांव के पास वाले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ शिल्पा, अर्चना और ऐश्वर्या लोगों के कपड़े देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। जरा उस लड़की को तो देखो, कितनी गंवार है, कपड़े पहनने का तो कोई तरीका ही नहीं है। पास की टेबल पर बैठी हुई नंदनी नाम की लड़की ये सब सुन लेती है, जिसके बाद नंदनी अपनी टेबल से उठकर शिल्पा से कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे कुछ संस्कार सिखाए जाते हैं जो हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से सिखाए हैं, और तुम्हारे ये छोटे और बेहुदा कपड़े देखते ही तुम्हारे संस्कारों का बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ये सुनते ही शिल्पा नंदनी के मुंह पर एक चाटा मारने वाली होती है, लेकिन तभी नंदनी उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसके ही मुंह पर चाटा मार देती है। तुम जैसी शहरी लड़कियों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और तुम जैसी शहर की बिगड़ी हुई लड़कियों की इस गांव में कोई इज्जत भी नहीं करता है। आइंदा ऐसा फिर किसी के साथ करने की कोशिश भी मत करना। ये सब होने के बाद शिल्पा, ऐश्वर्या और रचना तीनों ही उस रेस्टोरेंट से वापस अपने घर आ जाती हैं और अपनी सास से माफी मांगते हुए उनसे कहती हैं, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम शहर में रहने के बाद अपनी संस्कृति ही भूल गए थे। आज के बाद आप जो भी हमें पहनने के लिए दोगी हम वही पहनेंगे। उस दिन के बाद से ऐश्वर्या, शिल्पा, रचना तीनों ही अपनी सास कविता के हाथों के सिले हुए सलवार सूट और साड़ी ही पहनती हैं और गांव में खुशी खुशी रहने लगती हैं, और उनके पति भी गांव में रहकर काम करने लगते हैं, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छे से होने लगता है। जिसके बाद अमिता को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती